नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 भूगोल एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 भूगोल से आपके लिए अध्याय 2 पृथ्वी का उत्पत्ति एवं विकास का सारांश लेकर आए हैं। इससे पहले हमने क्लास 11th भूगोल का चैप्टर नंबर 8 और 9 जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपके परीक्षा दृष्टि से, और चैप्टर नंबर 9 जो कि सौर विकिरण था, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आए भी थे टीआरई 3 एग्ज़ाम में। और यहाँ से आपके लिए जो पृथ्वी का उत्पत्ति एवं विकास है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे और पहले भी आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लास 6 एनसीईआरटी और साथ में एससीईआरटी का हमने एक ही प्लेलिस्ट बना दिया है भूगोल का, तो आप लोग देख लीजिएगा एक ही प्लेलिस्ट में, और उसका हम कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्लेलिस्ट का दे देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी क्लास 6 का भूगोल का एनसीईआरटी और एससीईआरटी एक ही जगह पर देखना चाह रहे हैं, आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चैप्टर पे आते हैं, और यहाँ पर जो चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 6 से 8, 9 से 10 के अभ्यर्थी हैं या पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। बाकी जो इसका सारांश है वो हम पीआरटी के दृष्टि से, और साथ में जो जीएस पार्ट सेकंड का भूगोल का प्रश्न होता है उसकी दृष्टि से हम आपको यहाँ पर जो सारांश है वो आपको करा दे रहे हैं। बाकी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं 6 से 8 से ऊपर वाले, आप लोगों को पूरा एक बार ये चैप्टर पढ़ लेना है। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सबसे पहला सिद्धांत दिया था वो जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट ने सबसे पहले दिया था। इसके अलावा बात करें तो 1796 में गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जिनका नाम था लैप्लास। 1796 में लैप्लास ने निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था, महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ था जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनमें सबसे सर्वमान्य, सबसे जो एक्सेप्टेड सिद्धांत है उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, और इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी बोला जाता है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है वो विस्तार कर रहा है, विस्तृत हो रहा है। 1920 में सबसे पहले एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है सिद्धांत की जो अवस्था है, जो 6 से 8 से प्लस अभ्यर्थी एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना कब हुई थी, तो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। और यहाँ पर हॉयल नाम के एक वैज्ञानिक थे। हॉयल ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है बिग बैंग सिद्धांत के विरोध में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना, और इसके हिसाब से ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा था, कोई भी विस्तार वगैरह नहीं हुआ था। तो ये जस्ट विरोध कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी का। फिर इसके बाद आते हैं तारों का निर्माण। तारों का निर्माण में अगर हम बात करें तो तारों का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले जो आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत होती है, तो आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। और जो हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल होते हैं इनको हम निहारिका, नेबुला बोलते हैं। तो नेबुला से आकाश गंगा का निर्माण होता है। और साथ में यह जो बढ़ती हुई निहारिका होती है या नेबुला होती है, इसमें जो गैस के झुंड होते हैं विकसित होते हैं, और धीरे धीरे झुंड जो है बड़े बड़े घने गैसीय पिंड बनाते हैं जिनसे तारों का निर्माण प्रारंभ होता है। तो तारों का निर्माण किससे हुआ है अल्टीमेटली, तो निहारिका से हुआ है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आकाश गंगा बना निहारिका से, और उसके बाद फिर निहारिका बढ़ते बढ़ते गैस के झुंड विकसित होता है, और इस झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बनाते हैं जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर प्रकाश वर्ष के बारे में, लाइट ईयर के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है। बहुत बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रकाश वर्ष बात करें तो समय का माप नहीं होता है बल्कि दूरी का माप होता है। तो लाइट ईयर किसका होता है, डिस्टेंस का होता है या दूरी का होता है, और समय का कोई भी मापक नहीं होता लाइट ईयर। तो ध्यान रखिएगा। और साथ में प्रकाश की जो गति है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं इसको हम, और किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी की यहाँ पर बात की गई है। तो 3 प्रकार की दूरी को आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से, जो आपका आयोग ने पूछा है। तो पहला है पृथ्वी और सूर्य के बीच में 3 आपको डिस्टेंस याद रखना है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। पहला डिस्टेंस है आपका 150 मिलियन किलोमीटर। जब मिलियन में बात करेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर है, 150। और माइल में बात करेंगे तो 93 मिलियन माइल, 93 मिलियन माइल या मील। तो 93 मिलियन मील बोलिए, चाहे 150 मिलियन किलोमीटर बोलिए।
तीसरा जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ध्यान रखिएगा लाइट मिनट में अगर बात करें, हो सकता है आपको ये पहली बार समझ में आए, तो लाइट मिनट में कितना होता है, तो लाइट मिनट में होता है 8.3 होता है, और लगभग में कई बार इसको 8 मिनट भी बोला जाता है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी तक सूर्य की जो किरणें होती हैं 8.3 मिनट के आसपास में पहुंचती भी हैं, लगभग 8 मिनट के आसपास। तो लाइट मिनट में कितनी दूरी हो जाएगी, 8.3 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ग्रहों के निर्माण के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर आगे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सौरमंडल से रिलेटेड दिए गए हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। तो क्यों माना जाता है निहारिका को सौरमंडल का जनक, क्योंकि सौरमंडल आपको पता है, सौरमंडल में सबसे प्रमुख सूर्य होता है। सूर्य एक तारा था, तो तारा है तो तारे का निर्माण किससे हुआ होगा, तो वो निहारिका से, आकाशगंगा के माध्यम से निहारिका से हुआ होगा। अभी हमने ऊपर देखा था। तो निहारिका या नेबुला जो है क्या होता है, सौरमंडल का जनक माना जाता है। निहारिका से ही सौरमंडल की उत्पत्ति होती है, तारों की उत्पत्ति होती है निहारिका से। फिर यहाँ पर हमारे सौरमंडल में बात करें तो सूर्य सबसे प्रमुख है, तारा है, और सभी को मालूम है कि सूर्य कैसा तारा है, तो पीला तारा है। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया, पीला तारा है सूर्य। 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े हैं, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु, और साथ में बृहत मात्रा में धूल कण व गैस, ये सौरमंडल में मौजूद हैं। तो सौरमंडल किसका किसका बना है, सूर्य का, ग्रहों का, उपग्रहों का, लाखों छोटे पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु वगैरह। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो 8 ग्रह हैं इसमें जो शुरू के 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी एवं मंगल ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो पहले 4 ग्रह हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं, स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। और इनको हम भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं शुरू के 4 को, क्योंकि ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। इससे पहले भी हमने इन सब कॉन्सेप्ट को आपको 6-7 NCERT में भी डिस्कस किया है। फिर यहाँ पर बात करें जो टेरेस्ट्रियल ग्रह क्यों कहा जाते हैं, स्थलीय ग्रह क्यों कहा जाते हैं, या पार्थिव ग्रह क्यों कहे जाते हैं, तो ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों एवं धातु से बने हैं इस वजह से, और अपेक्षाकृत इनका जो घनत्व वो अधिक है। जो अन्य 4 ग्रह हैं बाद के जुपिटर से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम विशाल ग्रह या जोबियन ग्रह कहलाते हैं। जोबियन का अर्थ ही होता है बृहस्पति की तरह, और इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं, पार्थिव ग्रहों से बहुत बड़े होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बने सघन वायुमंडल इन जो अंतिम 4 जो ग्रह होते हैं इनमें पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम से बने सघन वायुमंडल। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। तो कब निर्माण हुआ, 4.6 अरब वर्ष पहले। इसी को हम 4600 करोड़ वर्ष भी लिख सकते हैं, 4600 करोड़ वर्ष। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में एक निर्णय लिया था, और उस निर्णय के अनुसार जो है प्लूटो को जो है किस कैटेगरी में रखा गया, तो बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। अब तो ध्यान रखिएगा, ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी, बौने ग्रह की कैटेगरी में प्लूटो को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने रख दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स वगैरह दिए हैं, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो पार्थिव ग्रह और जो जोबियन ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा सा अंतर दिया गया, तो एक बार देख लीजिए। तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं जनक तारे के बहुत समीप बने हैं, और जहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई हैं। जोबियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। जोबियन ग्रहों को जब आप देखते हैं सूर्य से बहुत दूर हैं, पार्थिव ग्रह सूर्य से नज़दीक हैं। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। जाहिर सी बात है, जो सौर वायु होगा, सौर तूफान होगा, वो सूर्य के नज़दीक ज़्यादा होगा, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोबियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई, इसलिए जोबियन ग्रह हैं वहाँ पे गैसें ज़्यादा पाई जाती हैं, गैसीय पिंड ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर। फिर पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम रही, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। फिर चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, जॉर्ज डार्विन ने सबसे पहले सुझाया था 1838 में कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे, और उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। तो ये मानना था जॉर्ज डार्विन का, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। आज के जो वर्तमान समय में जो मानते हैं वो आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। तो पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, जायंट इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसे द बिग स्लैट कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, द बिग स्प्लैट किसको कहा गया है, तो पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई है, जिसको क्या कहा गया, द बिग स्प्लैट। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना
बड़े आकार का पिंड था जो पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और घूमते घूमते फिर ये क्रमशः जो है आज का चंद्रमा बना है। तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा कैसे बना है यहाँ पर, और बिग स्प्लैट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की उत्पत्ति जो है कब हुई है, तो 4.44 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले, चंद्रमा की 4.44 अरब वर्ष पहले। फिर पृथ्वी का उद्भव की बात कर लें तो पृथ्वी के उद्भव में प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। तो ध्यान रखिएगा जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान ग्रह थी, जिस पर वायुमंडल विरल था। विरल का मतलब है कि जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बनी थी, और आज का जो वायुमंडल उससे बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं क्रियाएं हुई थी उस समय जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हुई, जहाँ पे बहुत सारा पानी और जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध हुई। फिर बात करें पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोट तक जो भी पदार्थ है वो एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। और साथ में स्थल मंडल की बात करें यहाँ पर, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी के जो आंतरिक परतें हैं 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सियाल, सीमा और निफे जो अलग अलग जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो अलग अलग मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हैं लेयर में, परतों में। तो ये जो परतों में बटे हैं, ऊपर सियाल है, नीचे सीमा है और नीचे एकदम निफे है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो अभी आएगा यहाँ पर। तो भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, इसीलिए निफे आप सबसे नीचे देखते हैं। सबसे नीचे निफे होता है निकल और फेरस, आयरन, लोहा। तो लोहा जो है भारी था तो नीचे चला गया, हल्के पदार्थ ऊपर रह गए। जैसे सिलिका हल्का होता है तो वो ऊपर रह गया, इस तरीके से पृथ्वी की सतह पर या ऊपरी भाग में आ गए। पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में हल्के एवं भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो जो सियाल, सीमा, निफे में बटा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों में जो अलग होकर लेयर बने हैं परपटी में पृथ्वी के, इसी को हम क्या बोलते हैं, विभेदन, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फिर बात करें चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटन, जायंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा था और फिर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और यह विभेदन का दूसरा चरण था। फिर यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई सारी परतें पाई जाती हैं। जैसे परपटी होता है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल होता है, फिर बाह्य कोर होता है, देन आंतरिक कोर होता है। तो कुछ इस प्रकार से, तो सबसे पहले जो है क्रस्ट पाया जाता है जिसको परपटी बोलते हैं, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है, और कोर में भी आंतरिक कोर और बाह्य कोर। तो क्रस्ट किसका बनता है, तो सियाल का बनता है। मेंटल जो है सीमा बोला जाता है सामान्यतः, और कोर किसका बनता है, तो कोर जो है निफे का बनता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और जो अभ्यर्थी हैं 6 से 8, 9 से 10 वाले, एक बार इस टेबल को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर भूवैज्ञानिक काल मापक्रम समझाया गया। ईयान जो होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है जब हम समय को नापते हैं। फिर महाकल्प आता है जिसको एरा बोलते हैं, फिर कल्प आता है, फिर युग, यूपोच आता है, यूपोच छोटा होता है, युआन सबसे बड़ा माना जाता है। फिर यहाँ पर आगे आते हैं वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास। वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास, तो पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। आज के डेट में आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं कुछ यहाँ पर। आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है, दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प है। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा। बाकी वायुमंडल की संरचना को आप सभी को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने उसको संशोधित किया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो समुद्र में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ से वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ने लगा, और ऑक्सीजन के बढ़ने से वायुमंडल जो है वो रहने लायक, मतलब दशाएँ जो थी पृथ्वी पर वो स्टार्ट हुई। फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि आरंभ में जब वायुमंडल बना था तब जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में थे। तो जलवाष्प मौजूद था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन और अमोनिया था, लेकिन स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आएँ उसे हम गैस उत्सर्जन, डीगैसिंग कहते हैं। तो स्वतंत्र ऑक्सीजन कैसे बढ़ा था, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वतंत्र ऑक्सीजन बढ़ा था। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया है, तो एक बार देख लेते हैं। लंबे समय तक
जीवन केवल महासागरों तक सीमित था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। और हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट किसने किया था, तो नील हरित शैवाल ने, जिसको सबसे पुराना जो है प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं। तो नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले महासागरों से स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की जो मात्रा बढ़ने लगी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी थी। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी वायुमंडल में, वैसे वैसे पृथ्वी जो है वो ठंडी होने लगी, जो पहले बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती थी। चलिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया कि 300 करोड़ वर्ष पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी संरचना से मिलती है। और ये साबित हो चुका है कि ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पुराना प्राथमिक उत्पादक है, जिसने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में योगदान दिया, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है। फिर बात करें तो जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जाता है। जो टेबल यहाँ पर ऊपर अभी हमने दिखाया था उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं कि कौन कब आया है। फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4600 करोड़ वर्ष या 4.6 अरब वर्ष, दोनों सही है। फिर यहाँ पर बात करें कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो इयुआन सबसे लंबा होता है और इपोज सबसे छोटा होता है। तो इपोज सबसे छोटा होता है और इयुआन सबसे लंबा होता है। फिर है कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है, तो सहायक कौन सा नहीं है, तो सौर पवन से वायुमंडल में संशोधन हुआ है, गैस उत्सर्जन से भी हुआ है, प्रकाश संश्लेषण से तो होता ही है, गैस कम ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण से। गैस उत्सर्जन से पृथ्वी की आंतरिक परतों से गैसें वायुमंडल में आई हैं। सौर पवन से बहुत सारा जो गैस वगैरह होता है, धूल कण होता है, सब कुछ आता है। तो उस हिसाब से विभेदन अगर हम देखेंगे तो विभेदन हमने आपको बताया था कि जो सियाल, सीमा और नेफे की जो परतें हैं उसकी जो प्रक्रिया है बनने की, उसको विभेदन कहते हैं। तो इससे जो है वायुमंडल से कोई लेना देना नहीं निर्माण में, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सहायक नहीं है, तो विभेदन हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं, भीतरी ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह, पृथ्वी जैसे ग्रह, तो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में पाए जाने वाले जो ग्रह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो है भीतरी ग्रह बोलते हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, भीतरी बोली चाहे आंतरिक बोली, बात एक ही है, शुरू के 4। और इनका जो है मंगल तक का पाया जाता, तो मंगल और मंगल के बाद बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रह तक, सूर्य से लेकर क्षुद्र ग्रह तक कुल मिलाकर ये पाए जाते हैं भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह। तो फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था, तो दिए गए विकल्पों में 460 करोड़ वर्ष पहले इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये प्रश्न थे आपके समाप्त हुए। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बाकी जो आपके लिए इस चैप्टर में महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने आपको बता दिया, इतना ही आपको तैयार करना है। बाकी एक बार चैप्टर पूरा होने के बाद हम आपको प्रश्न भी करा देंगे, जिससे आपको आसानी होगी। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद आप लोगों का पीआरटी का इन्वायरमेंट का जो क्लास है वो आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए।